तो कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में इस समय हम सब लोग द्रव्य के तापीय गुण पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम सब लोग इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल में नए हो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के बाद हम सब लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बालाजी पब्लिकेशन से। शुरू करते हैं। ऊष्माधारिता, तो ऊष्मा का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, और धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। तो कोई पदार्थ अपने अंदर कितनी ऊष्मा को धारण कर सकता है, यही बताता है उस पदार्थ की ऊष्मा धारिता। किसी पदार्थ या वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई फार्मूले के बेस पर, लेकिन जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है धारिता का, वो होता है धारण करने की क्षमता, अर्थात किसी पदार्थ या वस्तु द्वारा ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता को ऊष्मा धारिता कहते हैं। ठीक भैया। अब ऊष्मा धारिता जो है वो पदार्थ की प्रकृति, यानी पदार्थ किसका बना है, ठोस है, द्रव है या गैस है, और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्लियर बात। अगर आप बड़ी वस्तु लेंगे, एक छोटी वस्तु लीजिए और एक आप बड़ी वस्तु लीजिए, तो ये चीज याद रखिए, अगर इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो इसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, लेकिन इसका द्रव्य, अगर इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका आकार बड़ा यानी इसका द्रव्यमान ज्यादा। क्लियर बात। ये द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो जिसका मान 1 होता है उसको हम बटे में डालते हैं। बटे में किसका मान 1 है, तापमान का, तो ताप वृद्धि को हमने बटे में डाल दिया। अब जो ध्यान से समझिए, जो बटे में उसकी वैल्यू 1 बनाएंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए किसका, वस्तु या पदार्थ, वस्तु या पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्मा धारिता यानी सी थर्मल कैपेसिटी कहा जाता है। क्लियर बात। दो चीजों पर निर्भर करेगा, ये पदार्थ किसका बना होता है और साथ ही साथ उसका द्रव्यमान कितना है। अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो ऊष्मा आपको ज्यादा देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए। क्लियर बात। अब एसआई मात्रक देते हैं। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मात्रक जूल, और ताप एसआई मात्रक केल्विन होता है, और प्रचलित मात्रक ऊष्मा का यहाँ पर हम कैलोरी यूज करेंगे और तापमान का डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। क्लियर बात। लेकिन तापांतर होने के कारण डिग्री सेल्सियस ही यूज करना। क्लियर बात दिया। अब एक कैलोरी एक जो है वो लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी में इतने जूल होते हैं, लगभग होता है 4.18, लेकिन हमने 4.2 जूल कर दिया। अब विमीय सूत्र को देखते हैं। विमीय सूत्र ऊर्जा का क्या होता है, mL2T-2, और ये तापमान का होता है थीटा, ऊपर जाएगा थीटा इनवर्स, तो mL2T-2 थीटा इनवर्स। ये जो ऊष्मा धारिता है ये अदिश राशि होती है। अब विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती है। अभी तक क्या था, पदार्थ की मात्रा अलग अलग थी, लेकिन अब हम पदार्थ की मात्रा को भी फिक्स करेंगे। हम पदार्थ की मात्रा को 1 किलोग्राम या 1 ग्राम बना देंगे, तो उसमें जो धारिता आएगी पदार्थ की वो होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट। समझिए बात, इसमें द्रव्यमान को फिक्स कर दिया गया। उसमें द्रव्यमान अलग अलग द्रव्यमान पर ऊर्जा अलग अलग देनी पड़ती थी, अब द्रव्यमान नियत कर दिया गया है पदार्थ का। क्लियर बात। तो उससे निकल के ही पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। चलिए देखते हैं वो क्या होता है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो इसमें ये डिफिनेशन होगी। तो द्रव्यमान को भी फिक्स किया गया, बटे में डाला, और तापमान को ताप में वृद्धि डेल्टा टी बटे में, जो बटे में है उसकी वैल्यू 1 डालिए। ठीक। तो इसमें पदार्थ की मात्रा को नियत, पदार्थ की मात्रा मतलब द्रव्यमान को भी नियत 1 किग्रा या 1 मोल, 1 किग्रा जो है वो ठोस और द्रव के लिए लेंगे और 1 मोल जो है वो हम गैस के लिए लेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम और 1 ग्राम गैस के लिए बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए हम मोल का यूज करते हैं, मोलों की संख्या का यूज करते हैं। क्लियर बात। तो याद रखिए पदार्थ की मात्रा नियत करेंगे, द्रव और ठोस के लिए किलो द्रव्यमान, और गैसों के लिए हम सब लोग पदार्थ की मात्रा को फिक्स करेंगे, ठीक है, जिसका मात्रक मोल होता है।
कर दिया जाता है। ठीक, अब किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस या द्रव की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये चीज याद रखिए, ये चीज याद रखिए भैया। ठोस और द्रव के लिए हम द्रव्यमान यूज करेंगे और गैसों के लिए हम क्या यूज करेंगे, मोलों की संख्या। तो गैसों के लिए ये डिफिनेशन क्या होगी, किसी गैस के एक मोल अणुओं का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। ये नीचे आप लिख लीजिएगा, किसी गैस की 1 मोल अणुओं का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसको स्मॉल एस लिखा जाता है। याद रखिए, ठोस और द्रव के लिए द्रव्यमान और गैसों के लिए हम मोल को नियत रखेंगे। मोलों की संख्या को एन से लिखा जाता है और वो होता है 1 मोल हमने लिया है। ठीक है, और इसमें देखो जो बटे में उसकी वैल्यू 1 किसको किसको किया गया है, द्रव्यमान को एकांक बनाएगा और तापमान को एक, तो इनकी वैल्यू 1, जो वैल्यू 1 है उसको बटे में डालो। इस विशिष्ट स्पेसिफिक हीट को स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं। अब द्रव्यमान 1 है और तापमान में वृद्धि भी 1 है, ये बटे में हो गया। अब जो आवश्यक ऊष्मा है उसको बटे में ऊपर डाल दो और वही आपकी कहलाएगी विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो एकांक द्रव्यमान किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम सब लोग विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। क्लियर बात। अब इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक जूल, और इसका केजी होता है और इसका केल्विन होता है। प्रचलित मात्रक इसका कैलोरी, इसका द्रव्यमान का ग्राम और तापमान का डिग्री सेल्सियस। क्लियर बात। एक खास बात है कि अगर हम यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एस एम डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी, और ये जो ऊष्मा है ये पदार्थ के ताप को बदलती है। तो अगर किसी पदार्थ के ताप को बदलने के लिए जो ऊष्मा का यूज करेंगे वो हम सब लोग, वो होगी हमारी ये डेल्टा क्यू, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो डेल्टा क्यू वहां लगाना है एस एम डेल्टा टी के बराबर, जहां पर हम ताप में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा पूछा जाएगा वहां देखने। इसका डीएफ देख लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो Ml2T-2 होता है ये ऊर्जा का, ऊष्मा का, द्रव्यमान का m होता है और तापमान का थीटा। तो m खत्म, ये हो जाएगा L2T-2 और थीटा इनवर्स, ये हो गया तुम्हारा विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब गैसों के लिए देख लेते हैं भैया। तो गैसों के लिए n का मान मोलों की संख्या नियत करते हैं 1 मोल, और ताप कितना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं। तो गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा गैसों की मोलर ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। तो गैसों के लिए जो अगर मोलर ऊष्मा धारिता या मोलर धारिता पूछे तो आप यही डेफिनेशन गैसों के लिए बताना। ठीक, तो ये चीज रखना बस। यहाँ पर वहां द्रव्यमान था m रखा गया, यहाँ मोलों की संख्या n है तो यहाँ n रख दिया गया। खास बात है जो n है वो आपके बराबर होता है m/Na के। m है आपका कुल द्रव्यमान गैस का और Na है अवोगाद्रो नंबर। क्या है, अवोगाद्रो नंबर। क्लियर बात। 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या, ये चीज। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे इसका मान ये याद रखिए, आगे यूज में भी आएगा। तो जो बटे में जो 1 है उसको बटे में डाला, अब जो ऊष्मा है उसको ऊपर डाल दो और उसी के बराबर, उसी को मोलर ऊष्मा धारिता या गैसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। इसका जो मात्रक होगा जूल, और मोलों की संख्या का मात्रक मोल, और तापमान का केल्विन, जूल प्रति मोल केल्विन, या प्रचलित मात्रक ऊष्मा का कैलोरी, ये मोल ही रहेगा, और तापमान का डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति मोल डिग्री सेल्सियस। डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा, Ml2T-2, और इसका होता है मोलों की संख्या का मोल और तापमान का थीटा। ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, ये हो जाएगा Ml2T-2 थीटा इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक भैया। अब 2 चीजें होती है गैस जो है वो 2 चीजों पर डिपेंड होती है। पहला ताप बढ़ा रहे हैं ना, तो पहला आप दाब नियत रखेंगे, दाब नियत रख करके ताप बढ़ाइए। तो नियत दाब पर जो आपकी धारिता आती है उसको हम सब लोग कहते हैं सीपी। पी मतलब प्रेशर। ठीक है। और अगर आयतन, नियत आयतन, भाई 2 चीजें होती हैं। गैस का ताप बढ़ाएंगे तो दाब नियत रखना पड़ेगा, तब ताप बढ़ाइए, तब उस आयतन बढ़ेगा।
एक बार आयतन को नियत रख करके ताप बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ता है। ये चीज पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो नियत दाब पर क्या होगा, सीपी, और नियत आयतन पर होगा सीवी। जब आयतन नियत होगा तो सीवी, और जब दाब नियत होगा तो सीपी लगाएं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, सीपी को कहते हैं नियत दाब पर ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा, और इसको कहते हैं नियत आयतन पर ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा। नियत दाब पर ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा, या नियत दाब पर मोलर ऊष्मा धारिता, नियत आयतन पर मोलर ऊष्मा धारिता, और ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा भी होती है। ये चीज याद रखिए, ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा बोली जाती है, ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा भी इसको बोला जाता है। ठीक भैया, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी जानना जरूरी। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता क्या है, अगर ये सबसे पहली चीज, ऊष्मा स्थानांतरण से संबंधित यह सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। यानी ये ऊर्जा के ना तो हानि होती है, ना तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब भिन्न भिन्न तापमान की दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो ये चीज तो हमको पता है कि उच्च ताप से ऊष्मा सदैव निम्न ताप की ओर जाएगी। तो ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होने लगेगी। और ये कब तक रहेगा, यह तब तक रहेगा जब तक दोनों के ताप बराबर न हो जाए। यह प्रक्रम वस्तुओं के मध्य तापीय संतुलन तक होता है। तापीय संतुलन, जब तक दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं होंगे तब तक वो ऊष्मा जाती रहेगी निम्न ताप की ओर। जैसे ताप बराबर हो गए, ऊष्मा का आदान प्रदान जो है वो रुक जाएगा। इसमें गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। यही मेन है, गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा वो बराबर होती है ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के। ऊष्मा का कोई हानि नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं इसमें। ये बेसिक चीज है, ये तो जानते हैं, शुरुआत से भी पढ़ रहे हैं। यूजेस क्या है, इसका यूज क्या है, विभिन्न अभिक्रिया में एंथैल्पी का मान ज्ञात करने में। एंथैल्पी केमिस्ट्री में ऊष्मागतिकी चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरा, ऊष्मा प्रवाह की दिशा ज्ञात करने में, ऊष्मा किस ओर जा रही है, तो ये चीज है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाती है। ये चीज ये रूल बताता है। और तीसरा, वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में, कोई वस्तु कितनी ऊष्मा दी है और किसी वस्तु ने कितनी ऊष्मा उससे ली है, इसके बारे में हम सब लोग इसी नियम द्वारा निकालेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे इसके न्यूमेरिकल्स में हम क्या लगाएंगे, फार्मूला। तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। ऊष्मा बराबर होगी क्योंकि ऊष्मा बराबर, ऊष्मा हानि नहीं हो रही है, यानी ऊर्जा संतुलित है। जितनी ऊर्जा दी गई उतनी ऊर्जा ली गई, तो ये ऊर्जा संरक्षण के स्थान पर कार्य करता है। और ऊष्मा की मात्रा अभी हमने बताया, ऊष्मा की मात्रा ms डेल्टा टी या sm डेल्टा टी। ms डेल्टा टी, m क्या है, वो वस्तु जो ऊष्मा दे रही है उसका द्रव्यमान, और उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब जैसे आप पानी में क्या डाल दीजिए, बर्फ, तो पानी अपनी ऊष्मा किसको देगा, बर्फ को। तो गर्म कौन हुआ, पानी, और ठंडा कौन हुआ, बर्फ। तो ये बर्फ का द्रव्यमान है और ये पानी का द्रव्यमान है। ये पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता है और ये पानी का तापमान है, और ये बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता है और ये बर्फ का तापमान है। ठीक है, क्लियर बात। तो ये चीज याद रखिए, इसका यूज आएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगर वस्तु सेम है, जैसे एक ठंडे पानी में गर्म पानी मिला दो, तो वहां विशिष्ट ऊष्मा सेम हो जाएगी क्योंकि दोनों पानी है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब गुप्त ऊष्मा देखते हैं। हम जनरली देखते हैं कि अगर कोई वस्तु जो है अवस्था परिवर्तित करते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करते हैं, ठोस से द्रव में लाते हैं, तो ठोस से द्रव में आता है जैसे बर्फ, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका ताप नियत हो जाता है। और ताप नियत हो जाता है, लेकिन हम ऊष्मा देते रहते। अब जैसे पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो वो उबलने लगता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी उस समय अवस्था परिवर्तन हो गई, और अवस्था परिवर्तन के टाइम ये बताया गया कि ताप जो है वो नियत रहता है। फिर भी हम ऊष्मा देते रहते, वो ऊष्मा जहां जाती है वो होती है आपकी गुप्त ऊष्मा, और वो खासकर जाती कहाँ, अवस्था परिवर्तन पे। अवस्था परिवर्तन कहीं भी अगर हो रही होगी तो वहां हम गुप्त ऊष्मा लगाएंगे, कहीं तापमान बढ़ रहा होगा वहां विशिष्ट ऊष्मा धारिता लगाएंगे। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट इसको कहते हैं। तो ये होता है कि भाई जब ताप नियत होता है,
जो कि अवस्था परिवर्तन के समय होता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान ही ताप क्या होता है, नियत होता है। ये चीज याद रखिए, किसी पदार्थ को दी गई या उससे ली गई ऊष्मा पदार्थ के द्रव्यमान के अनुपाती होता है। क्लियर बात। अगर हम द्रव्यमान ज्यादा है तो ऊष्मा ज्यादा देंगे, गर्म ज्यादा करेंगे। जैसे चाय आप ज्यादा बनाएंगे तो उसको ज्यादा हीट करनी पड़ेगी, कम चाय है तो कम हीट करनी पड़ेगी। तो ऊष्मा जो दी गई है या हम अगर उससे लेंगे ऊष्मा तो वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और द्रव्यमान का चिन्ह हटाएं, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ता है और ये नियतांक होता है एल। एल को ही कहा जाता है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। और अगर हम यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो एम कहाँ जाएगा, बटे में। एल बराबर डेल्टा क्यू अपान एम। अर्थात हम कह सकते हैं जो बटे में उसकी वैल्यू 1 डालेंगे तो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन हेतु, याद रखिए ये ऊष्मा कहाँ लगेगी, अवस्था परिवर्तन पर। क्लियर बात। तो पदार्थ और उस समय ताप क्या होगा, नियत होगा। क्योंकि ताप नियत होगा तो ताप बढ़ नहीं रहा है, तो पूरी ऊष्मा कहाँ जाएगी, गुप्त ऊष्मा में। जो भी हम ऊष्मा देंगे वस्तु को वो गुप्त ऊष्मा में जाएगी, क्योंकि ताप तो बढ़ नहीं रहा, वो विशिष्ट ऊष्मा में जाएगी ही नहीं। तो कितनी जाएगी वो चीज यहां से निकालेंगे। तो एक पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, कोई पदार्थ है, बर्फ ही ले लो, उसके 1 किलोग्राम द्रव्यमान को हमको किस में चेंज करना, पानी में चेंज करना है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पानी में चेंज करने के लिए जो भी आप ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, वो होती है आपकी उस 1 किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान किसका है, जो कि बर्फ का है, उसकी गुप्त ऊष्मा। जो बटे में उसकी वैल्यू 1, पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा यानी डेल्टा क्यू एल के बराबर होती है, यानी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्लियर बात। अगर हम यहाँ से डेल्टा क्यू का मान निकालेंगे तो एल एम आएगा। एल एम मतलब अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो एल एम होती है, याद रखना। अगर कहीं तापमान में वृद्धि हो रही है तो एम एस डेल्टा टी लगाएंगे, और अगर अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा दी जाती है वो एल एम होती है, वो गुप्त ऊष्मा में जाती है। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये नोट में कुछ पॉइंट है। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का तापमान नियत बना रहता है। क्लियर बात। अवस्था परिवर्तित हो रही है, ठोस से द्रव या द्रव से गैस, गैस से द्रव या द्रव से ठोस या ठोस से गैस होगा, तो उसके लिए हम बताए हैं। ठीक है। तो उस समय क्या होगी, अवस्था परिवर्तन के दौरान जो तापमान होता है वो नियत बना रहता है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, जूल प्रति किग्रा होता है। प्रचलित मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम यूज में आएगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसका, डेल्टा क्यू का ml2t-2 और नीचे द्रव्यमान का m से m खत्म L2t-2। और इसके लिए लेटेंट हीट वाटर के लिए, आइस के लिए क्या होता है, ये न्यूमेरिकल में हम सब लोग देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हमारा टॉपिक है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन यानी जैसे हम तापमान देते हैं तो बस द्रव ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में जब तापमान देते हैं तो ऐसे होता है, प्रक्रम होता है। जब हम तापमान घटाएंगे तो गैस से द्रव बनेगा, द्रव से किस में जाएगा, ठोस बनेगा, जब तापमान में कमी आएगी। ठीक है। पानी का तापमान कम करेंगे तो जमने लगेगा, और बर्फ का तापमान बढ़ाएंगे तो पिघलने लगेगा। ये चीज अवस्था परिवर्तन होती है, और अवस्था परिवर्तन पर गुप्त ऊष्मा यूज में आती है। ठीक है। तो द्रव्य को ऊष्मा देने या ऊष्मा लेने पर उसके ताप में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। ऊष्मा देंगे ताप बढ़ेगा, ऊष्मा लेंगे तो ताप घटेगा। और जब तापमान पदार्थ के क्वथनांक या गलनांक बिंदु पर आ जाता है, क्वथनांक मतलब उबलना, गलनांक मतलब गलने लगना। कोई पदार्थ जो है जहां से गलना स्टार्ट हो जाए वो उसका गलनांक बिंदु होगा, और कोई पदार्थ द्रव जो है वो उबलना शुरू हो जाए जिस तापमान पर उसका गलनांक बिंदु होगा, बिंदु पर आ जाता है तो पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। यानी कि ठोस द्रव में भी चेंज हो सकता है, द्रव गैस में चेंज हो सकता है, ठोस डायरेक्ट गैस में चेंज हो सकता है, गैस जो है वो द्रव में भी चेंज हो सकता है, ठोस में भी चेंज हो सकता है, द्रव जो है वो ठोस में चेंज हो सकता है। ये चीजें हो सकती हैं। और अवस्था परिवर्तन के समय तापमान नियत रहता है तथा इस समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब हम तापन वक्र देखेंगे। तापन वक्र सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तापन वक्र होता क्या है, यानी कि इसके लिए हम करते क्या है, एक्स अक्ष पर हीट ऊष्मा को लेकर और वाई अक्ष पर तापमान को लेकर हम सब लोग एक ग्राफ खींचते हैं इसके बीच। ठीक है। और यहाँ पर तापमान हमने 0 डिग्री सेल्सियस ली और यहाँ पर ली हमने 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पहले क्या है, थी वस्तु ठोस। जैसे जैसे हम ऊष्मा देंगे तो तापमान बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है। ठोस यानी आइस, आइस का तापमान क्या होता है, माइनस में
आता है, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस ये होता है। तो उस समय क्या होता है, ठोस। ठीक है, ठोस ये बर्फ और पानी के लिए ही बात हो रही है और भाप के लिए हो रही है, वहां से समझेंगे ज्यादा सही रहेगा। हीट को ही कहां पर लिए है, एक्स अक्ष पर। क्यों लिए, क्योंकि ये स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसका मान बढ़ने से ही क्या बढ़ेगा, तापमान। तो इसलिए ताप किस पर निर्भर है, हीट पर, तो इसलिए हमने इसको वाई अक्ष पर लिया। जो निर्भर करेगा एक्स अक्ष पर उसको वाई अक्ष पर लेंगे, तो निर्भर वाला हम लेंगे वाई अक्ष पर और जो स्वतंत्र होता है उसको एक्स अक्ष पर लेते हैं। ठीक है, अब जीरो से, जब जीरो से यानी कि यहां से ओरिजिन से धीरे 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 ऊष्मा देंगे तो तापमान में वृद्धि आएगी। इस पॉइंट पर देखिए ऊष्मा इतनी थी और ताप इतना था, इस पॉइंट पर देखिए ऊष्मा इतनी हो गई और ताप इतना हो गया, इतना ज्यादा बढ़ गया। ठीक, ताप बढ़ रहा है ऊष्मा देने से। और जब ये आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का तापमान, तो वो क्या होगा, गलने लगेगा। माइनस पर वो जमता है पानी, और माइनस से ऊपर आएगा तो बर्फ क्या होगा, पिघलेगा, गलने लगेगा। और गलने लगेगा तो बर्फ का गलनांक बिंदु क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही अवस्था परिवर्तित होगी भाई, यहाँ पर आपका तापमान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तापमान आपका भैया क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, वो नियत ही बना रहेगा, क्योंकि यहाँ अवस्था परिवर्तन आ गई। ये बर्फ किस में चेंज हो गया, ये बर्फ पूरा का पूरा जब तक पानी में नहीं चेंज होगा तब तक तापमान आपका कितना बना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे पूरी बर्फ आपकी किस में चेंज हो जाएगी, पानी में, तो वो क्या बन जाएगा, द्रव। अब जो ऊष्मा देंगे उससे तापमान में, पानी के तापमान में भी क्या आएगी, वृद्धि। तो ये चीज याद रखिए, अवस्था परिवर्तन के टाइम ऊष्मा, जो तापमान होगा वो नियत होगा। देखिए तापमान नियत बना है 0 डिग्री सेल्सियस, अवस्था परिवर्तन इतने पर हो रहा है, और उस समय तापमान क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर फिर से जैसे ही हम ऊष्मा देंगे, ताप क्या होगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा पानी का, अब पानी हो गया ना यहाँ पर तो बर्फ थी, बर्फ पिघल गई, बर्फ किस में चेंज हुई, पानी में। तो यहाँ पर हुई अवस्था परिवर्तन, और अवस्था परिवर्तन पर ताप क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस नियत था। और जैसे ही पूरा का पूरा बर्फ पानी में चेंज हो गया, अब फिर से जो ऊष्मा दे रहे थे, यहाँ पर जो ऊष्मा गई थी वो किस में जा रही है, गुप्त ऊष्मा में जा रही है। ये जो ऊष्मा इतनी गई है, यहाँ पर इतनी ऊष्मा गई है, ये गुप्त ऊष्मा में गई है। अब जो ऊष्मा जाएगी वो विशिष्ट ऊष्मा में जाएगी, क्योंकि ताप में वृद्धि आएगी। तो पानी अब पूरा आ गया, अब पानी को जैसे जैसे गर्म करेंगे वो किस में चेंज होगा, भाप में। अब पानी को जैसे ही उसका पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, पानी किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी वाष्पित हो जाएगा। वाष्पित मतलब क्वथन हो जाएगा, उबलने लगेगा, यानी कि पानी जो है वो भाप में चेंज हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। और जब तक कि पूरा का पूरा पानी वाष्प में चेंज नहीं होगा, आपका तापमान कितना बना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए, ये पूरा का पूरा पानी जब तक आपका भाप में चेंज नहीं होगा, आपकी तापमान कितना बना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पर फिर भी हम ऊष्मा देते जाते हैं। ठीक है, ऊष्मा देना तो बंद नहीं करते, ऊष्मा हमने इतनी दी है ऊष्मा यहाँ इतनी दी है। तो ये जो ऊष्मा हुई, ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हुई और ये गलन की गुप्त ऊष्मा हुई। क्लियर बात दिया। अब ये हुई अवस्था परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पानी किस में चेंज हुआ, भाप में, वाष्प में। और जैसे ही पूरा का पूरा पानी वाष्प में चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी, गैस। अब उसका भी तापमान बढ़ाएंगे तो उसके कण दूर भागेंगे, यानी उसके जो ऊष्मा देंगे उसके तापमान में वृद्धि होगी। तो ये चीज याद रखिए, 0 से नीचे ठोस, 100 से नीचे, 0 से ऊपर द्रव, और 100 से ऊपर क्या हो जाता है, पानी भाप में बदल जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या आता है, पानी पूरा का पूरा किस में चेंज होता है, भाप में चेंज होता है। और यहाँ होती है अवस्था परिवर्तन, तापमान नियत है, अवस्था परिवर्तन तापमान नियत है। ये है आपका तापन वक्र। और यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, और चैनल में नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग इसके न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो।